अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत हंसी आई है, सुबह खबरें ही सुन रहा था दोबारा। तो उसमें जो है बिलावल भुट्टो साहब वो एक जलसा कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तो होंगे, कोई भी दुनिया की ताकत इलेक्शन होने से नहीं रोक सकती। और वो कह रहे हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, अगर 90 दिन से ज़्यादा लेट हुए तो 120 दिन में हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन होंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी तारीख है कि हमने उमरा के लिए नहीं, गरीबों के लिए सहूलतें दी हैं, गरीब को रोटी कपड़ा और मकान दिए हैं। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें वो बता रहे हैं कि भाई मेरे मुझे लोग जानते हैं कि मैं अगर दोबारा आ गया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं डॉलर को 200 पे ले के जाऊंगा। यही साहब जब डॉलर 150 का था तो ये कह रहे थे मैं डॉलर को 100 पे लेके जाऊंगा, तो ये 300 पे लेके आ गए हैं 150 से। अब ये 300 पे डॉलर है, कहते हैं मैं 200 पे लेके जाऊंगा। तो मुझे तो इस बात का डर है कि अगर ये दोबारा आ गए तो इन्होंने 300 वाले डॉलर को 500 में लेके चले जाना है। जिसमें पेट्रोल 150 से 300 पे आ गया, डॉलर 180 से 300 पे आ गया। तो अब ये जो 300 पे खड़े हैं दोनों चीज़ें, ये 500 पे चली जाएंगी इंशाल्लाह। तो मतलब ये लोग अब कह रहे हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए। तो इनसे अगर कोई पूछे कि भाई ये जो अभी 16 महीने आपने हुकूमत की है, तो ये हुकूमत आपकी नहीं थी क्या? क्या इसहाक डार वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे? क्या ये बिलावल साहब हुकूमत का हिस्सा नहीं थे? अगर ये हुकूमत में नहीं थे और ये कह रहे हैं हमें मौका मिलना चाहिए, तो फिर ये जो हुकूमत 16 महीने हो रही थी ये कौन चला रहा था? इस मुल्क को कौन चला रहा था? ये एक सवाल है, हमें पूछना चाहिए इदारों से कि भाई ये मुल्क कौन चला रहा था? क्या इस मुल्क में सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है? अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें, जब भी मार्शल लॉ लगा, ज़ियाक ने मार्शल लॉ लगाया, अयूब खान ने लगाया, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ आया, तो जब भी इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा, अवाम ने जो फौजी क़यादत थी उसको वेलकम किया हमेशा। लेकिन फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है कि जब एक फ़ौजी क़यादत है इस मुल्क में और वो सियासी मामलात देख रही है, तो अवाम उनसे तंग है। अवाम कहते हैं दोबारा सियासी लोगों के हवाले किया जाए इस मुल्क को। तो इसमें इस तरह की सूरत हाल क्यों पेश आ रही है? तो इसकी एक ही वजह है कि जब जो इदारे अपना काम छोड़ के दूसरे इदारों में मदाखलत करेंगे तो मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। अब एक मोची है, उसको आप कह दें किसी बंदे का ऑपरेशन करना है, तुम तो टांके लगाना जानते हो, तो चलो किसी बंदे का ऑपरेशन कर दो, तो वो नहीं कर सकता। इसी तरह आप एक चौकीदार को कह रहे हो कि आ जाओ भाई इस मुल्क के ख़जाने को संभाल लो, इस मुल्क की वजारत खारजा को तुम देखो, दाखिला की वजारत को तुम देखो। तो एक चौकीदार को क्या पता है खारजा पॉलिसी क्या बनानी है, दाखिला पॉलिसी क्या बनानी है, माशी इस्तेहकाम किस तरह आएगा, माशी इस्तलाहत किस तरह आएंगी, उसको क्या पता है? अगर आप एक छोटे से घर का, जहाँ पे 6 से 7 अफराद रहते हैं, उस घर का इख्तियार भी उसी बंदे को, उस घर के बेटे को या उस घर के खावंद को उसी वक्त मिलता है जब वो क्रेडिबल होता है, जब घर वालों को पता होता है कि ये इस घर को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, तो उसको वो इख्तियारात दिए जाते हैं। तो आपने एक 24 करोड़ अवाम का एक मुल्क है, उसको एक ऐसे बंदे के हवाले कर दिया जो एफएससी पास करके शॉर्ट कोर्स से वो चला गया है, जर्नल बन गया है या लेफ्टिनेंट बन गया है, वो अब आपके इदारे चला रहे हैं। उसको क्या पता माशी इस्लाहात क्या हैं, पॉलिसियाँ कैसे बनाई जाती हैं, दूसरे ममालिक से बिजनेस किस तरह किया जाता है? ये तो वो लोग करेंगे जिनका ये काम है। अब अगर आप वो काम उसका बंदे को नहीं देंगे जिसको वो काम आता है, तो मुल्क का तो यही हाल होगा जो अभी चल रहा है इस वक्त आपके मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। आपका ये जो मुसलमानों का लीडर है, उम्मत मुसलमा का इस टाइम का जो लीडर है, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी हुकूमत जो सऊदीया है, तो वो जी आपकी फ़ज़ाई हदूद से हो के इंडिया जाता है, वहाँ पे 2 दिन रुकता है और फिर वापस वहाँ से आपकी फ़ज़ाई हदूद से, इंडिया जाने के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल होती है, तो वो सऊदीया से आपके मुल्क से गुजर के इंडिया जाता है, 2 दिन वहाँ क़याम करते हैं, वहाँ पे G20 की मीटिंग अटेंड करते हैं, वहाँ से फिर दोबारा वो सऊदीया चला जाता है या ओमान चला जाते हैं, आपको वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा। तो ये तो आपके हालात हैं। उसको पता है कि भाई इधर मैं आके किससे बात करूं, ये मुल्क कौन चला रहे हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता। ये जो आपके प्रेसिडेंट हैं इस टाइम,
پریزیڈنٹ عارف الوی، اس نے چیف الیکشن کمشنر کو ریکویسٹ کیا کہ آ جاؤ بھائی ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں الیکشن کی، وہ اس سے ملنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ وہی چیف الیکشن کمشنر امریکی سفیر کو مل رہے ہیں اور وہاں سے الیکشن کے بارے میں اس سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ بھائی امریکی سفیر کا کیا تعلق ہے ہمارے اندرونی معاملات سے کہ ہم الیکشن کب کروا رہے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ وہ کون ہوتا ہے آپ کو ایڈوائز کرنے والا، یا آپ اس سے کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں؟ عجیب ہے اس ملک کے حالات ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کدھر جا رہا ہے یہ ملک۔ تو بھائیوں اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو یہ اس طرح تو ملک نہیں چلتے، اس طرح تو آپ ایک گھر نہیں چلا سکتے، کمپنی نہیں چل سکتی، تو اتنا بڑا 24 کروڑ عوام کا ایک ملک کیسے چلے گا؟ آپ جس کو چاہے جہاں اٹھا کے لگا دیں۔ چیئرمین نادرا کون ہے آپ کا؟ چیئرمین وابڈا دیکھیں، چیئرمین نیب دیکھیں، آپ جتنے ادارے ہیں ان کے چیئرمین دیکھ لیں، پی آئی اے کا چیئرمین دیکھیں کون ہے۔ ان سارے اداروں کے بارے میں آپ ذرا گوگل پہ سرچ کریں اور دیکھیں یہ کون ہے۔ یہ سارے عسکری کی عادت لگی ہوئی ہے اس ٹائم۔ اچھا یہ جو نگران حکومتیں بنائی گئی ہیں، صوبائی حکومتیں اور وفاق کی جو نگران حکومت، اس میں کون لوگ ہیں؟ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ ابھی وہ بلوچستان میں وہ اسلم رئیسانی کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، ابھی اس کی عمر کوئی 22-23 سال ہے، اس کو آپ نے صوبائی وزیر لگا دیے اس لیے کہ وہ کمپنی کا بندہ ہے، کمپنی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس کے والد کو کمپنی نے لانچ کیا، اس سے اپنے من پسند باتیں کروائی گئیں، اس کو منسٹریاں دی گئیں، جب اس کا کام تمام ہوا اس کو قاتلانہ حملے میں مروا دیا۔ اس کے بیٹے نے جب شور شرابہ شروع کر دیا کہ بھائی میرے باپ کو شہید کر دیا گیا یہ وہ، تو انہوں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ابھی نگران سیٹ اپ بنائیں گے، اس میں آپ کو وزیر لگا دیں گے۔ تو اس بندے کو اب صوبائی وزیر لگا دیا کھیلوں کا۔ چھوٹا سا لڑکا ہے، اس کی کیا کریڈیبلٹی، اس کو کیا پتہ ہے؟ تو یہ اس طرح ملک چلایا جا رہا ہے۔ اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا۔ السلام علیکم۔